हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका इस पार्ट का संसदीय समितियां। तो बच्चों, इस संसदीय समितियां में हम जानेंगे ये होता क्या है, इससे होता क्या है, ये कार्य क्या क्या करती है। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। तो ये कहना चाहते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, यानी कि रोजाना के लिए जो समितियां होती हैं ना, उसके जो कामकाज होते हैं उसका एक संसदीय समिति क्या है, एक जरूरी पहलू है, बहुत ज्यादा जरूरी है कामकाज के लिए संसदीय समितियां। तो सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। जो भी विचार करते हैं ये विचार विमर्श करती है कौन, संसदीय समितियां। और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है, यानी कि प्रशासनिक कार्य उन्हें कहते हैं। जैसे कि सरकार के जो कार्य होते हैं, सरकार उसको सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, उसको ये उस पर नजर रखती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वित्तीय समितियां। अब वित्तीय समितियां क्या होती हैं, सबसे पहले जानिए। वित्तीय होता है जो आपातकाल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिलती हैं उसे वित्तीय कहते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा है। तो चलिए वित्तीय समिति देखते हैं क्या है। इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में होता क्या है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं। लोक समिति का कार्य होता है बच्चों कि भारत सरकार, जो भी सरकार है, उसको देखना कि अलग अलग विभागों में पैसे जाते हैं, उसका खर्च सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ, यह देखना होता है लोक लेखा समिति का। अब सेकंड देखते हैं प्रकलन समिति। प्रकलन समिति क्या होती है बच्चों, खर्च में किफायत किस तरह से की जा सकती है, यानी कि इसका कार्य होता है अगर खर्च में बचत की जा सकती है तो वो किस तरीके से की जाए, ये इसका कार्य होता है प्रकलन समिति का। आपका थर्ड पॉइंट है लोक उपक्रम। ठीक है, लोक उपक्रम क्या होता है, सरकारी उद्योगों की रिपोर्टों की जांच करती है कि उद्योग व व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं। ये लोक उपक्रम समिति जो होती है बच्चों, ये क्या करती है, सरकारी उद्योग जो होते हैं, जो कामकाज होते हैं, उद्योग जो होते हैं की जांच करती है कि उनको व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाया, सही ढंग से चलाया भी जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा। ये इसका काम होता है लोक उपक्रम समिति का। तो चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विभागीय स्थायी समिति। तो बच्चों ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होती है, कौन कौन सी समिति सीमित है इसमें। फर्स्ट है आपका नियमन समिति। ठीक है बच्चों, जिसमें नियम अनुसार चला जाए। सेकंड है आपका विशेषाधिकार समिति, जिस समिति को विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं उसको विशेषाधिकार समिति कहते हैं। आपका थर्ड है कार्य मंत्रणा समिति, जिसको कार्य अच्छी तरीके से दी जाए। और फोर्थ है आश्वासन समिति। चलिए आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों तदर्थ समिति। तो बच्चों तदर्थ समितियां, तदर्थ समिति का मतलब होता है, तदर्थ का मतलब होता है बच्चों किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ चीज बनानी, उसका मतलब क्या होता है तदर्थ। और समिति का मतलब आप जानते ही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप इसका, विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। यानी कि तदर्थ समिति जो होती है ना बच्चों, वो विशिष्ट विषयों के लिए, यानी कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनके लिए जांच पड़ताल करती है और फिर समय समय पर उसका रिकॉर्ड भी दिखाती है, गठन किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड पॉइंट है बच्चों आपका
बोफोर्स समझौतों से संबंधित संयुक्त समिति, यानी कि ये तदर्थ समिति जो है ये बोफोर्स समझौता है एक बच्चों, उससे संबंधित है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही नामंजूर करती है। कहने का मतलब है समिति जो सुझाव देती है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर अगर कोई सुझाव देती है तो क्या होता है बच्चों, जो संसद है हमारा, संसद मुश्किल ही, रेयर ही होता है कि वो नामंजूर कर दे, ज्यादातर मंजूर हो जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, संसद इस स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है। इसका मतलब है संसद अपना आप को किस तरीके से काबू या कंट्रोल करती है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देख। तो इसका पहला पॉइंट है संसद का सार्थक व अनुशासित होना। इसका मतलब है बच्चों संसद बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है, यानी कि अपना आप को संभाल के रखता है, डिसिप्लिन में रहता है बहुत ही ज्यादा। तो सेकंड पॉइंट है सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्रवाई के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब जो सदन है वो जो अध्यक्ष विधायिका जो होती है, जैसे कि विधायिका दो तरीके होती है, द्वितीय सदन होती है, आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। कि कार्रवाई के लिए जो ना एकदम सर्वोच्च, एकदम सच्चा अधिकार होता है उसे, सही तरीके से अधिकार है उसे। इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका दल बदल निरोधक कानून। बच्चों दल बदल निरोधक, निरोधक का मतलब होता है रोक टोक, रोकना, निरोधक मतलब होता है रोकना। दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन किया। इस कानून द्वारा क्या हुआ, 1885 में 1985 में 52वां संशोधन हुआ, यानी कि करेक्शन हुआ, किया गया। 91वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। 91वें संविधान जो था उसके द्वारा ये संशोधित किया गया था, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता आपने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ी थी और कुछ योग्यताएं यहाँ पर भी हैं। तो यह है आठवां बहस का मंच, वहां पर बहस का मंच होनी चाहिए, ठीक है। और विदेश नीति पर नियंत्रण, विदेश नीति पर कंट्रोल होना चाहिए आपका। और आपका विचारशील कार्य, विचारशील कार्य यानी कि अच्छी तरीके से आपका विचार करके कार्य करने का तरीका आना चाहिए आपको, ठीक है, समझ गए। लोकसभा की विशेषताएं, तो बच्चों लोकसभा की जो अच्छाइयां क्या क्या होती हैं वो देखिए आप। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व स्वीकार कर सकती है। लोकसभा में की विशेषता है, यानी कि उसके पास शक्तियां हैं कुछ। लोकसभा की विशेषता शक्ति धन विधेयक कर सकती है वो, प्रस्तुत करना, उसे संशोधित यानी कि उसमें करेक्शन भी कर सकती है वो, अगर कोई गलती है तो उसे सही कर सकती है, और उसे अस्वीकार भी कर सकती है, यानी कि स्वीकार ना करना, अस्वीकार। सेकंड है आपका मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि मंत्रियों का जो मंडल होता है केवल वो लोकसभा के लिए ही उत्तरदायी होता है, यानी कि उसका ही सिर्फ आंसर देगा, यानी कि उसके ऊपर ही उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों, विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107 से 112 कानून निर्माण सरकारी विधेयक। तो इसका कहने मतलब है बच्चों आपका विधेयक प्रस्तावित जो कानून होता है प्रारूप, उसको 107 से लेके 112 कानून निर्माण सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक जो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये जो भी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है विधेयक, उसमें 107 में और 112 कानून निर्माण में बताया गया है, ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट है आपका, तो संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है, इसको संसद का कोई और अन्य सदस्य भी पेश करता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका, तो आपका पांचवा पॉइंट है धन साधारण
संविधान विधेयक संशोधन। तो बच्चों ये सब कटा हुआ है, बस ये पढ़िए आप जिस पर अंडरलाइन है। धन साधारण संविधान विधेयक संशोधन, इसका मतलब हो गया धन साधारण संविधान जो भी है उसको विधायिका जो है ना उसमें संशोधन कर सकती है, यानी कि इसमें करेक्शन कर सकती है, सही कर सकती है उसको। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्रिया। तो प्रक्रिया इसका क्या, किस तरीके से क्या काम करना है वो है। तो देखते हैं प्रथम वाचन। प्रथम वाचन, अब बच्चों वाचन का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप ये जानिए। लिखित पाठ का उच्चारण करना, यानी कि किसी भी लिखी हुई चीज को पढ़ना या उसको बोलना वाचन कहलाता है। प्रथम वाचन हो गया प्रक्रिया में। द्वितीय वाचन यानी कि सेकंड वाचन समिति स्तर पर होता है। थर्ड है आपका समिति की रिपोर्ट पर चर्चा। अब कुछ भी समिति की रिपोर्ट जो होगी उस पर चर्चा करना, ठीक है, उस पर बात करना। फोर्थ है आपका तृतीय वाचन। 5 है आपका दूसरे सदन में प्रक्रिया, यानी कि दो सदन है ना आपके, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरे सदन कोई सा भी, राज्यसभा लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा में, दूसरे सदन में प्रक्रिया करना। राष्ट्रपति की स्वीकृति, अब जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनकी स्वीकृति, यानी कि स्वीकार करते हैं किसी काम को या नहीं, ये इसके अंदर आता है प्रक्रिया के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संसदीय नियंत्रण के साधन। अब बच्चों संसदीय नियंत्रण के साधन देखेंगे। अब जो नियंत्रण करता है संसद अपना आपको, वो किसी वजह से ही तो करता होगा, क्या क्या साधन है उसके वो देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका बहस और चर्चा। बहस और चर्चा करना, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है आपका कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानूनों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, मान लेना या ना मानना, ये है एक। तो तीसरा साधन है इसका वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय का मतलब पता है था आपको, आपातकाल में जो राष्ट्रपति को शक्तियां मिलती हैं उसको वित्तीय कहते हैं। वित्तीय नियंत्रण भी है इसके साधनों में, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट, देखिए अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, यानी कि अविश्वास मतलब विश्वास ना होना, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य हैं। भारतीय संघात्मक सरकार जो है बच्चों उसमें 29 तो राज्य हैं और 7 केंद्र शासित इकाइयां, यानी कि 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मिलाकर भारत में संघीय भारत की स्थापना करती है, यानी कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ये मिलकर क्या करते हैं, संघीय शासन की स्थापना करती हैं भारत की। तो दिल्ली को, जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दर्जा दिया गया है। दिल्ली जो है उसको राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो बच्चों इसका पांचवा पॉइंट देखिए आप, भारत में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। भारत जो है हमारा उसमें प्रत्येक राज्य में, हर एक राज्य में विधानमंडल जो है, जो राज्य का होता है विधानमंडल, व्यवस्था एक समान नहीं है, सबके अलग अलग है। जहां की जनसंख्या ज्यादा है वहां का अलग है, जहां की कम है वहां का अलग है। सिक्स्थ पॉइंट देखिए आप, कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि आपको पता है कुछ राज्य जो है उसमें एक सदनीय, यानी कि एक ही है, राज्यसभा है या लोकसभा है, और कुछ राज्यों में दोनों है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। 7 पॉइंट देखिए आप इसका, राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया। राज्यों में जो कानून निर्माण का कार्य होता है, कोई भी कानून निर्माण करना है, वो काम किसको दिया गया, किसको सौंपा गया, वो विधानमंडलों को सौंप दिया गया। अब इसके 2 पॉइंट हैं,
निम्न सदन को विधानसभा, यानी कि छोटा सदन जो होता है उसको क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है, यानी कि बड़े सदन जो होते हैं उनको विधान परिषद कहते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है द्विसदनीय राज्य। आपने पढ़ा था द्विसदन। द्विसदन आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा को कहते हैं, याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूं आपको मैं। द्विसदनीय राज्यसभा और लोकसभा को कहते हैं। अब देखते हैं उसके राज्य किस तरीके से काम करते हैं, क्या है इसमें। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 7 राज्य, बाकी सभी राज्य सदनीय है। यानी कि ये 7 राज्य जो है ना बच्चों, वो क्या है, द्विसदनीय है। कौन कौन से हैं एक बार और देखिए। जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है व आंध्र प्रदेश है। ये 7 क्या है, बाकी सभी राज्य सदनीय है। यानी कि इन सातों में तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों है, और बाकी सब राज्यों में लोकसभा है या राज्यसभा है, इन दोनों में से एक है। ठीक है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विधानसभा की शक्तियां। अब विधानसभा की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं वो देखिए आप। विधायी कार्य शक्ति, यानी कि विधायिका की कार्य शक्ति होती है इसके पास, राज्यसभा की भी होती है और लोकसभा की भी होती है। और वित्तीय शक्ति भी होती है बच्चों इसके पास, जो आपातकाल में राष्ट्रपति को मिलती है, वो विधानसभा के पास भी होती है। थर्ड, तो बच्चों इसका थर्ड पॉइंट है कार्यपालिका शक्ति भी होती है इसके पास। और फोर्थ पॉइंट है चुनाव संबंधी कार्य, यानी कि चुनाव करने का जो कार्य होता है वो भी इसके पास ही होता है। और 5 होता है आपका, इसकी फिफ्थ है शक्ति संविधान संशोधन संबंधी, यानी कि संविधान में कुछ करेक्शन करना, कोई गलती है तो वो भी इसके पास ही होती है। किसके पास बच्चों, विधानसभा के पास। ठीक है, विधानसभा के पास। तो चलिए, विधान परिषद। अब विधानसभा तो पढ़ लिया, विधान परिषद भी पढ़िए। विधान परिषद की शक्तियां लगभग सेम ही होती हैं, शक्तियां कुछ ही अलग होगी। विधायी शक्तियां फर्स्ट है, सेकंड वित्तीय शक्तियां पता ही है आपको, और थर्ड है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका को चलाने की शक्ति भी इसके पास होती है, विधान परिषद के पास बच्चों। और फोर्थ है आपका दोनों सदन, राज्य विधानपालिका, दोनों सदन जो होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हैं। और बच्चों ये संविधान अंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो संविधान ने विधानसभा को शक्तिशाली प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है, यानी कि विधानसभा जो है उसको संविधान ने, जो हमारा संविधान है उसको बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान की है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।